स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल बबल स्टेटस ब्रो में। दोस्तों, अगले 20 और 25 मिनट हम पढ़ेंगे समास के बारे में कि समास कहते किसे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको सर्वनाम और विशेषण के 2 वीडियोज़ डाल दिए गए हैं। उन्हें आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। दोस्तों, इसके बाद अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वास्तव में अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा नया चैनल है, क्लासें मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे इस चैनल पर, इसलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे मौका दें। और दोस्तों, मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ उसको नोट भी करते रहे। दोस्तों, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो को स्लो ज़रूर कर दें ताकि दोस्तों आपको लिखने में आसानी रहे। दोस्तों, जो नोट करने वाली चीज़ें उनको नोट करें। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको कहूँगा कि दोस्तों चीज़ों को रटने का काम न करें बल्कि उसको समझने का काम करें। दोस्तों, समझने का कार्य करें दोस्तों, क्योंकि जो समझने में जो क्षमता होती है वो रटने में कदापि नहीं होती है दोस्तों। इसलिए रटने का काम बिल्कुल भी ना करें और आपको जो कार्य करना है दोस्तों वो समझने का करना है। समझने में आपको बड़ी आसानी होगी दोस्तों। मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाने का कार्य भी करूँगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं हम समास की कि समास कहते किसे हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल सरल माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों, या आपको कुछ भी समास से संबंधित पूछना चाहते हो या क्लास से संबंधित जो भी पूछना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वहाँ पे लिखे भी सही कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं समास की कि समास कहते किसे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो यही है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन और सार्थक शब्द को ही समास कहते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप इस चीज़ को समझ लेना कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर से क्लियर करा दूं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हुई एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नहीं आया हो तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, समझना होगा आपको। देखिए दोस्तों, रसोई के लिए घर, इसमें हम रसोई घर भी कह सकते हैं। दोस्तों, रसोई के लिए जो घर होता है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं दोस्तों, जो रसोई होती है उसको हम रसोई घर के नाम से जानते हैं। उसको हम रसोई घर बुलाते हैं, ना कि रसोई के लिए घर बोलते हैं। दोस्तों, रसोई के लिए जो घर होता है उसको हम रसोई घर कहते हैं। अब यहाँ पे आप दोस्तों इस शब्द को अगर समझ जाओगे दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को अगर आप समझ जाओगे तो दोस्तों ये परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं रटने का काम नहीं कराता हूँ दोस्तों, आपको समझाने का कार्य कराता हूँ। दोस्तों, रसोई के लिए घर यानी कि उसको हम रसोई घर कहते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा था कि दो या दो से अधिक, देखिए दो शब्द हैं दोस्तों, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है रसोई घर। इन दो शब्दों से मिलकर के क्या बना है दोस्तों, रसोई घर। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने परिभाषा आपको क्या बताई थी। बताई यही थी दोस्तों कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, यानी कि दो शब्द मैंने लिए, एक तो ये ले लिया दोस्तों और दूसरा घर ले लिया। रसोई और घर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नवीन और सार्थक शब्द बनाया दोस्तों, और वो नवीन और सार्थक शब्द बना रसोई घर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको कि समास किसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं और आगे हम बात करेंगे। जो नोट करने वाली चीज़ है उसको नोट जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि जो नोट करने वाली जो चीज़ मैं नोट कराता हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को नोट कर लेना दोस्तों। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसको ज़रूर नोट करें, क्योंकि जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास के नियमों से निर्मित शब्द क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो सामासिक शब्द कहलाता है, न कि सामाजिक। सामाजिक नहीं करना दोस्तों, इसको ध्यान रखना, सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं दोस्तों। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आता है तो ये सही होगा, या तो सामासिक आएगा या समस्त पद आएगा दोस्तों। समास होने के
बाद विभक्ति के चिन्ह परस्पर लुप्त हो जाते हैं। अब ये विभक्ति जो चिन्ह है दोस्तों वो कारक निर्मित चिन्ह है। कारक में जो चिन्ह होते हैं दोस्तों वही विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं दोस्तों। कारक आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। विभक्ति चिन्ह की हमारी बात हो चुकी है। जैसे दोस्तों देखिए विभक्ति चिन्ह की मैंने बात की, जैसे देखिए राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या होगा दोस्तों? राजा का पुत्र। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र। अब दोस्तों मैं आपको कारक के माध्यम से समझाता हूँ कि जो कारक है इसमें संबंध कारक है दोस्तों, संबंध कारक है, संबंध कारक है इसमें दोस्तों। और संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है दोस्तों वो का होता है, क्योंकि का, की, के, रा, री, रे ये जो है दोस्तों संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मैं इसका समास विग्रह करूंगा दोस्तों तो वो समास विग्रह यही होगा, राजपुत्र का समास विग्रह होगा दोस्तों राजा का पुत्र। और इसमें चूंकि का आ रहा है दोस्तों, का अगर इसमें आ रहा है दोस्तों तो का जो है वो संबंध कारक का है, इसलिए इसको संबंध कारक भी हम कह सकते हैं। इस वाक्य को हम संबंध कारक कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर राजपुत्र पूछा गया कि बताइए इसमें कौन सा समास है, तो वो मैं आपको आगे क्लियर कराने वाला हूं दोस्तों। फिर भी मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये जो है तत्पुरुष समास है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। जैसे समास में दो पद, देखिए दोस्तों जो नोट करने वाली अगली चीज़ है, मैंने आपको तीन चीज़ें क्लियर करा दी। एक तो सामासिक शब्द करा दिया है, विभक्ति चिन्ह परस्पर लुप्त हो जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगली हम बात करेंगे दोस्तों नोट करने वाली चीज़ें, इसको भी नोट कर लेना। नंबर नेक्स्ट जो नोट करना है वो ये करना है दोस्तों कि समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं दोस्तों? समास में दो पद होते हैं और दो पद के अलग अलग नाम होते हैं। जो पहला पद है दोस्तों, जो पहला जो पद है दोस्तों वो पूर्व पद कहलाता है, और जो दूसरा पद है दोस्तों वो उत्तर पद कहलाता है। दोस्तों इस चीज़ को नोट कर लेना कि जो पहला पद है दोस्तों वो पहला पद है वो पूर्व पद कहलाएगा दोस्तों, और जो दूसरा पद है वो उत्तर पद कहलाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस चीज़ को अगर आप समझते हो तो परिभाषाओं को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपको परिभाषाएं समझनी है, समाज की जितनी भी परिभाषाएं उनको समझना है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना। अगर ये चीज़ आपको नोट हो गई तो ये परिभाषाएं आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया है कि जो पहला पद है वो पूर्व पद कहलाता है और जो दूसरा पद है वो उत्तर पद कहलाता है। ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपका। चलिए एक बात उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। उदाहरण के माध्यम से जैसे गंगा जल है दोस्तों, गंगा जल का अगर मैं समास विग्रह करूंगा दोस्तों तो इसमें गंगा जो है वो पूर्व पद होगा, क्योंकि दोस्तों जो पहला पद है दोस्तों गंगा, जो पहला पद गंगा है वो पूर्व पद कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया तो पहला पद पूर्व पद कहलाता है। और दूसरा पद जो है वो दोस्तों जल है, और जल जो है दोस्तों उत्तर पद कहलाएगा, क्योंकि दूसरा पद जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है दोस्तों तो आप बिल्कुल बेफिक्र करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हो दोस्तों। चलिए समाज के जो 6 भेद होते हैं इसको भी नोट कर लेना कि समाज के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। दोस्तों 6 समास होते हैं, एक बार फिर से आप नोट कर लेना। समास के 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। चलिए दोस्तों आगे चलते, इसको नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया हो तो आप वीडियो को रिवाइव करके आप इसको नोट कर सकते हो दोस्तों। पहला जो समास है दोस्तों वो अव्ययीभाव समास है। पहला समास जो है दोस्तों वो आपका अव्ययीभाव समास है। अब इस अव्ययीभाव समास को समझना होगा दोस्तों। पहला पद दोस्तों और दूसरा पद मैंने जो आपको बताया था उसको याद रखना दोस्तों। तो जिस समास का पहला पद दोस्तों पहला पद यानी कि जो पूर्व पद है दोस्तों वो प्रधान होता है, पहला पद इसका प्रधान होता है। और जो पहला पद है दोस्तों वो आपका क्या होगा? अव्यय होगा। अव्यय हो यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं दोस्तों। अव्यय शब्द का अर्थ होता है, देखिए दोस्तों अव्यय जो होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है दोस्तों, कोई अर्थ नहीं होता है दोस्तों, ये आप याद रखना। अर्थ नहीं होता है इसका। अव्यय शब्द का मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों। अव्यय का मतलब निरर्थक होता है जिसका कोई भी अर्थ ना हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों।
आगे बात करें कि जिस समास का जो पहला पद है वो कैसा हो, प्रधान भी हो, ठीक है, और वह अव्यय भी हो। चलिए दोस्तों, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। मैंने कई उदाहरण भी यहाँ पे लिख रखे हुए हैं, इनको समझते हैं। जैसे दोस्तों प्रतिदिन है, अब इसमें दोस्तों देखिए प्रत्येक दिन है, यानी कि प्रत्येक जो शब्द है वो प्रति शब्द से मिलकर के बना है दोस्तों, प्रति यानी कि प्रत्येक, ठीक है दोस्तों। अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है दोस्तों। अगर मैं आपको से पूछूं कि प्रति का क्या अर्थ होता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये अव्यय शब्द है दोस्तों। और मैंने जैसे ही इसको दिन के साथ जोड़ा तो इसका क्या अर्थ हो गया दोस्तों, प्रतिदिन हो गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आप देखिए दोस्तों, जब भी आप समास को समझने का प्रयास करें तो उसका विग्रह कर दें। जैसे संधि विच्छेद करते हैं, वैसे ही इसका विच्छेद करके देख लें दोस्तों। विच्छेद करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें जो मूल शब्द है वो कौन सा है, और इसमें जो निरर्थक शब्द है वो कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलिए एक बार फिर से आपको कोई चीज़ क्लियर कराने वाला हूँ। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेशक है, यानी कि शक के बिना, यानी कि बे जो शब्द है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, वे का अर्थ क्या हो रहा है, वे का जो अर्थ है वो कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं अगर पूछूं तो इसका जो है वो अव्यय शब्द है, ये इसका कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। लेकिन जहाँ शक के आगे अगर मैंने वे को जोड़ दिया तो शक के बिना हो गया दोस्तों। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, निडर, डर के बिना, निसंदेह, निसंदेह, संदेह के बिना, प्रतिवर्ष, 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 प्रतिवर्ष का मतलब होता है हर वर्ष। ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। चलिए हम बात करते हैं अगले समास की, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं दोस्तों, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो जिस समास का उत्तर पद देखिए, उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद जो है वो गौण हो। यानी कि उत्तर पद कौन सा होता है दोस्तों, दूसरा पद जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है, और पूर्व पद पहला पद कहलाता है। ये क्लियर है, ठीक है। तो जो पूर्व पद है वो गौण हो और उत्तर पद जो हो वो प्रधान हो। ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, नोट करने वाली जो चीज़ है इसको नोट कर लेना कि जो विग्रह में, विग्रह में जो कारक प्रकट होता है, विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। मैं यहाँ क्लियर करा देना चाहता हूँ कि जो तत्पुरुष है वो तत्पुरुष समास जो है कारक के 6 भेदों से मिलकर के बना हुआ है। कारक के जो 6 भेद हैं दोस्तों उससे मिलकर के बना हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट पहले ही करा दिया कि विग्रह में जो कारक प्रकट होता है वो कारक वाला वह समास कहलाता है। जैसे दोस्तों कर्म कारक है दोस्तों, मान के चलिए कि कर्म कारक है और तत्पुरुष समास से अगर कोई शब्द बनता है दोस्तों, तो वो जो कर्म कारक, अगर मान लीजिए कर्म कारक के आधार पर है, तो वो जो समास कहलाएगा वो दोस्तों कर्म समास कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लेना इस चीज़ को। विभक्ति के नाम के अनुसार दोस्तों, विभक्ति के अनुसार, विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद मैंने आपको लिखा भी दिए हैं यहाँ पे देखिए। कर्म पुरुष, करण पुरुष, संप्रदान पुरुष, अपादान पुरुष, ठीक है। अगला बात करें संबंध पुरुष, अधिकरण पुरुष, ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बात करते हैं कर्मधारय समास की कि दोस्तों कर्मधारय समास किसे कहते हैं। दोस्तों कर्मधारय समास किसे कहेंगे, इस चीज़ को भी समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल करने का प्रयास करेंगे। समझ में नहीं आए तो बिल्कुल आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत से मैं आपको कोई चीज़ बना रहा हूँ तो उस मेहनत का फल भी मुझे कुछ मिलना चाहिए दोस्तों। और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, केवल आप से मैं सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ और कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ दोस्तों। कर्मधारय समास की अगर मैं बात करूँ तो कर्मधारय समास देखिए दोस्तों, अगर आप समास पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी आपको ये समझ में आने वाला है, इस चीज़ को नोट कर लो। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद जो है, पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो। दोस्तों मैं आपको कुछ भी, ये जो परिभाषा है इस परिभाषा को आप नोट ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको समझ से थोड़ा बाहर हो सकता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य हो तो वो कर्मधारय समास कहलाएगा। केवल इतना ही इस चीज़ को लिख लेना, इसके बाद इस चीज़ को लिख लेना। मैं आपको ये क्लियर करा दूंगा कि जो दोस्तों जो उत्तर पद है, उत्तर पद जो है दोस्तों, उत्तर पद कौन सा होगा दोस्तों, जैसे कमल है और ना
कमल जो है उत्तर पद होगा दोस्तों, और पूर्व पद जो है वो नीला कहलाएगा दोस्तों। आप इस चीज़ को समझ लेना, इस परिभाषा को इतना लिख लेना। इस चीज़ को भले ही आप नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने इस परिभाषा को पूरा सरल कर दिया है। अब देखिए नील कमल जो है दोस्तों, नील कमल में मैंने आपको बताया कि जो उत्तर पद है वो कमल है और पूर्व पद है वो नीला है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे हम जो विशेषण मैंने आपको बताया था कि विशेषण, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है दोस्तों। और यहाँ कमल की विशेषता बताई गई है, इसलिए कमल जो है विशेष्य कहलाएगा, और नील जो है दोस्तों, नीला जो है वो विशेषण कहलाएगा। क्लियर हो गया? जैसे नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, एक बार फिर से, जिसकी विशेषता बताई गई है वो विशेष्य कहलाएगा, और जो विशेषता उसकी बताई गई है वो विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो अगर किसी शब्द में विशेष्य और विशेषण दोनों ही हैं वो कर्मधारय समास कहलाएगा। दोस्तों पीताम्बर शब्द है, इसमें पीताम्बर का अगर मैं विग्रह करूं तो पीला अंबर, यानी कि पीला है जो अंबर। देखिए दोस्तों, अंबर की विशेषता बताई गई, इसलिए जो अंबर जो शब्द है वो विशेष्य कहलाएगा, और जो पीला जो शब्द है वो विशेषण कहलाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। कर्मधारय समास मैंने बिल्कुल सरल तरीके से बता दिया है। अगली बात करेंगे हम द्विगु समास की, कि दोस्तों द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास की बात करें, देखिए दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसा कि मैंने सर्वनाम में भी बताया था, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम नाम से ही उनका आंसर जो उत्तर है उसको हम ढूंढ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी हम ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको नाम से ही किसी चीज़ को क्लियर कराने की बात कही थी। देखिए दोस्तों, ये जो समास है यहाँ पे पहले ही द्यू आ रहा है, द्यू आ रहा है दोस्तों, यानी कि द्यू जो शब्द है दोस्तों, द्यू जो शब्द है, द्यू का अर्थ क्या होता है दोस्तों, द्यू का मतलब होता है दो, यानी कि दो जो शब्द है दोस्तों वो एक संख्या है। ये क्या है दोस्तों, संख्या, और सबसे पहले आ रही है ये संख्या। यहाँ इसके बाद देखिए सबसे पहले द्यू आ रहा है दोस्तों, और द्यू जो है वो कोई संख्या है, यानी कि दो है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जिस समास का पूर्व पद यानी कि जो पहला पद है दोस्तों, पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो, और उसे जो है दोस्तों हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। यानी कि एक बार फिर से हम क्लियर कर लें इस चीज़ को, कि जो इसका जो पूर्व पद है दोस्तों, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। इस संख्यावाचक से दोस्तों समाहार या समूह का बोध किया जाता है इस समास के जरिए। दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए हम उदाहरण भी ले सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से मैं इस चीज़ को समझा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, नवग्रह, यहाँ पे पहले नव आ रहा है, और नव का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि जो पहला पद है संख्यावाची होना चाहिए। नव का मतलब होता है नौ, तो ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, इसका जो अर्थ बनेगा दोस्तों वो 9 ग्रहों का समूह। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको। दोस्तों दोपहर, दो पहरों का समाहार, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, ये भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सबसे पहले अगर कोई संख्या आ रही है तो वो द्विगु समास कहलाएगा, भूलना नहीं है दोस्तों। अब ये द्वंद्व समास है, ये इससे भी ज़्यादा सरल है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है दोस्तों। द्वंद्व समास जो है ये इससे भी ज़्यादा सरल है। द्वंद्व समास को समझने की कोशिश हम करते हैं दोस्तों। जो इसका जो द्वंद्व समास है दोस्तों, ये इससे भी ज़्यादा सरल है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दोस्तों जिस समास के जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों पद प्रधान होंगे, इनमें से भी किसी भी पद की अपनी एक प्राथमिकता होगी, दोनों पद प्रधान होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को समझने में। ये परिभाषा सिर्फ इतनी सी है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद क्या हो दोस्तों, प्रधान हो, और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है। देखिए दोस्तों इसका हम खंडन करेंगे, जब टुकड़े करेंगे तो या तो इन दोनों के बीच में टुकड़े करने के बाद और आएगा, या फिर या आएगा दोस्तों, या एवं आएगा। ये अगर आ रहा है दोस्तों टुकड़ा करने के बाद, तो वो जो है दोस्तों द्वंद्व समास आपका कहलाएगा। दोस्तों उदाहरण के माध्यम से हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, और समझने का प्रयास हम इस प्रकार से करेंगे कि जैसे दोस्तों देखिए सीताराम, सीता और
राम देखिए दोस्तों यहाँ पे और शब्द आ रहा है, और शब्द आ रहा है तो द्वंद्व समास कहलाएगा। खरा खोटा, खरा और खोटा, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, और शब्द आ रहा है दोस्तों, इन सब में और शब्द आ रहा है, इसलिए दोस्तों ये जो है द्वंद्व समास कहलाएगा। राधा कृष्ण दोस्तों, राधा और कृष्ण, यहाँ पे भी दोस्तों जो है हमारा और शब्द आ रहा है, और शब्द इसमें आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, हम आखिरी समास की बात करेंगे क्योंकि ये समास का लास्ट भाग है। बहुव्रीहि समास दोस्तों, बहुव्रीहि, व्रीहि आ रहा है दोस्तों, यानी कि बाहर की बात कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें बाहर की बात हो रही है। अर्थ जो है अर्थ से बाहर होना चाहिए, इसका मतलब कुछ भी इस समास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बहुव्रीहि समास जो है दोस्तों, जिस समास के दोनों पद जो है अप्रधान हो, यानी कि प्रधान नहीं हो दोस्तों, दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, यानी कि हमने कोई शब्द लिख दिया दोस्तों, उस शब्द का जो अर्थ निकलना चाहिए वो अर्थ नहीं निकल रहा है, और उससे अलग हट के कोई अर्थ निकल रहा है, तो वो जो है दोस्तों आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। यानी कि अर्थ से बाहर कोई अर्थ निकल रहा है तो वो आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगा, अगर ये आपको चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, एक बार हम परिभाषा को फिर से देख लेते हैं। ये परिभाषा आप लिख लेना कि समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, यानी कि संकेत किसी अलग अर्थ की ओर हो रहा है दोस्तों, वो बहुव्रीहि समास कहलाएगा दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखना उदाहरण के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन अब आपको बहुत ही सरल लगने वाला है दोस्तों। जैसे दोस्तों देखिए दशानन, दशानन का जो अर्थ बन रहा है दोस्तों, वो अर्थ क्या बन रहा है, 10 हैं जिसके आनंद, यानी कि मुख, मुख जिसके कितने हैं दोस्तों, 10, वही तो कहलाएगा दशानन। लेकिन ये जो दशानन शब्द है दोस्तों, वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, रावण के लिए। तो अब हम समझ चुके हैं दोस्तों कि ये जो है दोस्तों अर्थ तो ये हो रहा है, लेकिन अर्थ से बाहर जा रहा है, अर्थ से बाहर जा रहा है, यानी कि कह दिया कि दशानन शब्द जो है रावण के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो बहुव्रीहि समास हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ तो ये होना चाहिए दोस्तों, लेकिन अर्थ से अगर बाहर जा रहा है तो ये जो है बहुव्रीहि समास कहलाएगा। दशानन रावण को बोला जाता है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ दोस्तों, इसका अर्थ ये होना चाहिए और यही इसका अर्थ है, लेकिन हम नीलकंठ के नाम से किसको पुकारते हैं, भगवान शिव को पुकारते हैं, भगवान शंकर को पुकारते हैं। हर हर महादेव हम बोलते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से हर हर महादेव बोल दीजिए और देखिए दोस्तों कि भगवान शिव को हम बुलाते हैं, भगवान शिव को हम बुलाते हैं नीलकंठ के नाम से, यानी कि अर्थ के बाहर हो रहा है, बहुव्रीहि समास कहलाएगा दोस्तों। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा आपको समझ में नहीं आई, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो आपको तो केवल करना क्या है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो परिभाषा आप स्वयं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस चीज़ की परिभाषा आप खुद बना सकते हो अगर समझ सकते हो तो। जैसे दोस्तों सुलोचना, देखिए सुलोचना, सुलोचना का मतलब होता है सुंदर है जिसके लोचन, ठीक है, सुंदर है जिसके लोचन, लोचन जिसके सुंदर है, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। सुलोचना किसका नाम है दोस्तों, मेघनाथ की पत्नी का नाम है, और इसका अर्थ निकल रहा है सुंदर है जिसके लोचन, लेकिन यह सुलोचना शब्द प्रयुक्त हुआ है मेघनाथ की पत्नी के लिए, यानी कि अर्थ के बाहर हो गया दोस्तों ये भी। तो ये जो है दोस्तों बहुव्रीहि समास कहलाएगा। अगला देखिए पीताम्बर, पीला है अंबर यानी कि वस्त्र जिसका, पीला है जिसका वस्त्र या पीला है जिसका अंबर, अर्थात ये हम किसको बोलते हैं, पीताम्बर श्री कृष्ण को या भगवान विष्णु को हम बोलते हैं, भगवान विष्णु को बोलते हैं। हर हर महादेव, हर हर विष्णु, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे कृष्णा। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी भला होगा और हिंदी पढ़ने में आपका भी भला होने वाला है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।